राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सर्दियां अपनी चरम सीमा पर है और सर्दी के मौसम में इन क्यूट से बच्चों ने फरमाइश करी कि उन्हें गरम गरम गाजर का हलवा खाना है। फिर क्या था, हम दोनों सासू बहू लग पड़े हलवा बनाने के लिए। अब गैस पर भी बना सकते थे, लेकिन उसमें इतना स्वाद नहीं आता जो चूल्हे पर हलवा बनाने में आता है, क्योंकि हलवा भी बन जाएगा और बैठे बैठे हम सीख भी लेंगे इस सर्दी के मौसम में। और हरियाणा में तो मोस्टली घरों में आपको गूंद के लड्डू और गाजर पाक देखने को मिल जाएगा। तो ये है मेरी प्यारी सासू माँ, जो हलवा बनाने में मेरी पूरी पूरी मदद कर रही थी। इनफैक्ट पूरा इन्होंने बनाया, मैंने बस छोटी छोटी हेल्प करी थी, क्योंकि इनका कहना ये है कि घर के काम यूं ही लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मुझे इतनी प्यारी सासू माँ मिली है, वरना दुनिया की सासू मैंने देखी है, पढ़ाई के टाइम पर कुछ ना कुछ काम निकाले ही रहती है। और मेरी सासू माँ के सपोर्ट का ही नतीजा है कि इस बार सर्दियों में हमने ये किचन गीज़र लगवाया है। इसने मेरा बहुत सारा काम आसान कर दिया है। वरना सर्दियों में बर्तन डबल हो जाते, गर्मियों में इतने बर्तन नहीं होते थे, लेकिन सर्दियों में बर्तन धोना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। सर्दी से डर नहीं लगता साहब, बस बर्तन धोने से लगता है। और जब तक ये किचन गीज़र नहीं था तब तक बस बाल्टी में गर्म पानी करो और फिर बाहर बर्तन धो। लेकिन ये गीज़र लगने के बाद मेरा टाइम भी काफ़ी बच जाता है और काफ़ी यूज़फुल ये मेरे लिए साबित हुआ, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि ये मैंने अपनी इनकम से लगाया है। तो बस यही ताकत होती है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की और सरकारी नौकरी की, कि आप धीरे धीरे ही अपने ये छोटे छोटे जो सपने हैं ना, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, ये पूरी कर सकते हो। वरना तो बस पूरी ज़िंदगी अपने छोटे ख्वाबों के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते रहो। तो ये जो मेरी मैडम है ना, ये मुझे पूरे 24 घंटे में कभी अकेले नहीं छोड़ती, चाहे दिन रात दोपहर कुछ भी टाइम हो, इसको हमेशा मेरे पास ही रहना होता है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और मैडम मुझे कंपनी देने के लिए आ गई, क्योंकि इसे भी चाय बनाना सीखना है। क्योंकि बेटी की मेहर तो माँ लेगी और माँ की मेहर बेटी लेगी। माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है, ये मैंने अपनी मम्मी के साथ फील करा। और अब जब मेरी बेटी हो गई है, और मेरी बेटी को मैंने बहुत मन्नतों से मांगा है, मैंने भगवान से कन्या मांगी थी, और मैं बहुत लकी फील करती हूँ उन्होंने मेरे को कन्या माता दी है। तो यहाँ मैं मेरी बेटी के साथ बना रही थी चाय, और जिसको भी सर्दी में गरम गरम चाय पीनी है तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद सासू माँ गाजर का हलवा बना रही हूँ, उन्हें पहले चाय दूंगी और मैं फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, तो ये वो बुक है जिससे मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे ये बुक मैंने खरीदी थी जब मैं रीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब मैंने यहाँ से सीडीपी पढ़ा था, और यहाँ का पढ़ा हुआ सीडीपी मेरे को सीटेट में भी काफ़ी काम आया और एसटेट में भी काफ़ी काम आया। इसके साथ साथ जो टॉपिक्स मेरे को समझ नहीं आ रहे, क्योंकि बुक की लैंग्वेज ना काफ़ी हाई फाई होती है, और जो टॉपिक्स मेरे को समझ में नहीं आए उसके लिए मैंने निशा मैम को फॉलो करा था। वहाँ से जो मेरे डाउट्स थे, जो हार्ड हार्ड वर्ड्स थे, वो सब क्लियर होते चले गए। तो अब जब भी टाइम मिलता है तो मैं इसी बुक से रिवाइज करती हूँ। वो कहते हैं ना कि 10 बुक इकट्ठे करने से बेटर है कि एक बुक से ही 10 बार ही पढ़ा जाए। तो ये बुक्स है जो मैंने खरीदी थी उस टाइम जब मैंने रीड क्लियर करा था, और ये बुक मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ बार बार अपनी बुक्स चेंज ना करें, जो बुक्स आपके पास है उन्हीं से पढ़ें, उन्हीं से अपने कंसेप्ट क्लियर करते चलें। क्योंकि बार बार रिवाइज करोगे ना तभी चीज़ें दिमाग में टिकेगी। हर बार नया पढ़ते रहोगे और रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो आपके पास अवेलेबल है, जिस कंटेंट पे आप भरोसा करके इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, बस उन्हीं पर पढ़ते रहो। तो अब शाम होने लगी थी और ये दोनों शैतान अब टीवी देख रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ मम्मी का गाजर पाक बन कर लगभग तैयार था। तो मैं चल पड़ी थी इनकी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से लगी हुई थी तो ये काफ़ी परेशान हो गई थी। तो यहाँ पर मैं एक अच्छी बहू का कर्तव्य निभाते हुए इनकी हेल्प कर रही थी गाजर पाक बनाने में। और आज की वीडियो में मैंने सीईटी की न्यूज़ के बारे में बात करी है कि सीईटी जो अब क्वालिफाई नहीं है, 10 गुना हो चुका है, तो उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपनी पढ़ाई करने की। क्योंकि 2025 काफ़ी स्पेशल होने वाला है एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर रात होने से पहले ही मैंने सब्जी रोटी बना ली थी, और यही निंजा टेक्निक है अपने टाइम मैनेज करने की, कि आप अपने कामों को जल्दी निपटा कर अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए शाम के 6:15 बजे है और मैंने खाना पीना सब बना लिया है। टेंटेन। हाँ जी। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक मोस्टली कैंडिडेट्स को पता चल गया होगा कि सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ, सीईटी 10 गुना हो चुका है। इसकी सूचना सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ साफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है कि वो सीईटी को क्वालिफाई बिल्कुल नहीं करेंगे। सीईटी अभी 10 गुना हुआ है और जल्द ही वो सीईटी का आयोजन कराएंगे।
हाँ जी, तो अब जब ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है तब तक मोस्टली कैंडिडेट्स को पता चल गया होगा कि सीईटी क्वालिफाई बिल्कुल नहीं होगा, सीईटी 10 गुना हुआ है। और इसकी सूचना सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है कि सीईटी को हम 10 गुना करने वाले हैं और जल्द ही सीईटी का आयोजन भी कराया जाएगा। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो हम थे जो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब एस्टेट के साथ साथ सीईटी की भी प्रिपरेशन साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार का सीईटी बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। एक तो 10 गुना कर दिया इन्होंने, तो क्वालिफाई की तो उम्मीद छोड़ ही दो, और कंपटीशन तो इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो बच्चे सेंटर लेवल की जॉब कर रहे थे वो वहां की जॉब छोड़कर अपने हरियाणा में जॉब के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सेंटर में काफी सारी प्रॉब्लम्स है। हर एक प्रॉब्लम तो मैं आपको गिनवा नहीं सकती। बाकी आप ये मान के चलो कि जो सेंटर लेवल के बच्चे हैं वो लोग वहां की तैयारी छोड़कर हरियाणा सीईटी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस बार ये कंपटीशन कितना ज्यादा होने वाला है। दूसरी बात ये है पेपर टफ होने की, कि इस बार सरकार ने ये घोषणा करी है कि वो जल्द ही सीईटी जो क्वालिफाई होंगे उनके लिए 9,000 रुपए मंथली देगी, जब तक कि उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो ये जो 9,000 रुपए सरकार देने वाली है ना, ये एवं ही तो फ्री में दे नहीं देगी। इसके लिए पेपर का जो लेवल है ना वो अच्छा खासा आने वाला है, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन मेरी मानो तो अभी से स्टार्ट कर दो। देखो, एस्टेट और सीईटी में मोस्टली सब्जेक्ट सेम ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एस्टेट के साथ सीईटी की तैयारी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको स्मार्ट तरीके से चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेगी और अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अपना सीईटी को टारगेट बना लो और साथ साथ एस्टेट के लिए भी पढ़ते रहो। एक सीडीपी को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली सेम ही है सबके सब्जेक्ट। हाँ, एस्टेट में 60 नंबर का जो सब्जेक्ट आता है, सीईटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सब्जेक्ट भी तो देखो, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ईवीएस, इनके कुछ क्वेश्चंस आपको सीईटी में भी देखने को मिलेंगे। यानी अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको सीईटी में देखने को मिलेगा। और यदि आपके पास एसएसटी और मैथ्स है तो आपकी बल्ले बल्ले ही होने वाली है। तो मैं तो यही कहूंगी कि एस्टेट के साथ अपनी सीईटी की भी तैयारी चालू कर दो। और अगर आपके पास इससे कोई डाउट है कि भाई दोनों की तैयारी साथ में कैसे करें, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स दूर करने की। मैं भी अभी यही करने वाली थी। फिलहाल तो मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो मैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने ये सोच के रखा है कि जो भी मैंने एस्टेट का अभी तक पढ़ा है मैं उसका एक प्रॉपर रिवीजन कर लूं, क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल मतलब पूरा रूटीन मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि मैं एक बार पहले पूरा रिवीजन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा तो बस एग्जाम टाइम पर मेरे को इतना प्रेशर नहीं बनेगा। बाकी देखते हैं, एक बार ड्यूटी ज्वाइन कर लो उसके बाद मैं अपना पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। अभी तो मेरी लाइफ ही बहुत मतलब ट्रैक से नीचे उतरी हुई है, तो मैं आप लोगों को क्या ही सजेस्ट करूं। बाकी अब जब सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ है, सीईटी मात्र 10 गुना हुआ है, तो एस्टेट के साथ साथ अपना सीईटी भी तैयार करना स्टार्ट कर दो। सीईटी में कंप्यूटर को छोड़ दो और एस्टेट में 60 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ साथ सीडीपी को छोड़ दो, तो सारे सब्जेक्ट लगभग सेम ही है। और सीडीपी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा नहीं है। सीईटी भी आसान है, बस आपको चीजें बेसिक से पढ़नी पड़ेंगी। एक बार आपकी क्लियर मेंटेलिटी हो जाए उसके बाद चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उनको सोल्व कर पाओगे। तो सीडीपी को साइड में अगर रख दिया जाए तो एस्टेट का सारा पढ़ा हुआ आपको सीईटी में काम आने वाला है। तो अब बिल्कुल टाइम आ गया अपनी तैयारी को बूस्ट अप देने का। प्लीज अपनी बुक्स उठा लो, सर्दियां हर साल आएंगी, एवं आती रहेंगी, लेकिन ये जो मौके आपको मिल रहे हैं ना ये बार बार नहीं मिलेंगे और हर किसी को ये मौके नहीं मिलते। तो इस मौके को अपना लास्ट मौका समझकर अपनी जी जान लगा दो। 2025 में आप अपनी जॉब लेके रहो। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी एक बेटर जॉब पाने की। बाकी जो ईश्वर की इच्छा, हमारे हाथ में कर्म करना है। प्लीज कर्म करने में कोई कंजूसी मत बरतो। सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ो, दोनों एग्जाम अच्छे से निकालो, अच्छे मार्क्स से निकालो, ताकि आप टीचर के लिए भी अप्लाई कर पाओ और बाकी जो ग्रुप सी की वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए भी अप्लाई कर पाओ। और ये हरियाणा है, यहाँ पर रेगुलरली चमत्कार होते रहते हैं, तो प्लीज नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल ना करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मोटा मोटा तो सबको पता है ना कि सीईटी में क्या आने वाला है, एक प्रॉपर सिलेबस थोड़ी ना है। अभी से अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते चलो, तब जाकर आप एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी इस बार कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है, तो प्लीज बिवेयर और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो।
वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।